नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के मानचित्र में उस विषय की चर्चा करने वाले हैं कि जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वह है भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों का भारत के निर्माण में, इसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और छात्रों के लिए भी यह विषय वस्तु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हर एग्ज़ाम में, चाहे वह स्टेट लेवल का हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का एग्ज़ाम्स हो, नदियों से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। और यदि प्रश्न नदियों से बनता है और यदि हम पे वो ना बन पाए और 1 या 2 मार्क्स से यदि कोई विद्यार्थी किसी परीक्षा में यदि क्रैक ना कर पाए, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य उस विद्यार्थी के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आज इस चैप्टर को आप इस तरीके से सीखें कि इससे आने वाला प्रश्न कभी भी ना छूटे। तो मेरी एक विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि आप पेन और कापी लेकर ज़रूर बैठें और यदि भारत का मानचित्र आपके पास हो तो उसमें देखते जाएं। मैं जिस तरीके से बताते जाऊंगा तो वहां पर आप देखते जाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारत की नदियां। वैसे तो हम जानते हैं कि जो उत्तर भारत की नदियां, हमारे इस क्षेत्र की जो नदियां हैं, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो नदियाँ सदानीरा कहलाती हैं, क्योंकि ये ग्लेशियरों से बनती हैं। और ग्लेशियर कभी भी माने उनका बर्फ़ ख़त्म नहीं होता है, चाहे गर्मी हो या बरसात हो। तो जो उत्तर भारत की जो भी नदियाँ निकलती हैं, चाहे वह कोई भी नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, चाहे गंगा हो, चाहे सिंधु हो, सतलज हो, ब्यास हो, मतलब जो भी नदियाँ हैं उत्तर भारत की सभी नदियाँ सदानीरा कहलाती हैं। और जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह चूँकि पठारी क्षेत्रों में बहती हैं, इस क्षेत्र के नीचे वाली नदियां, तो वह सब उतना बरसात में बस पानी रहता है, उसमें उतना ज़्यादा गर्मियों के समय में उतना पानी नहीं रहता है। तो हम आज भारत की संपूर्ण नदियों के बारे में हम जानेंगे। तो हम एक बात और बता दें कि भारत की जो अधिकांश नदियाँ हैं वह है माने बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में गिरती हैं। बहुत सारी नदियाँ, 90%, 80 से 90% नदियाँ जो कि है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और कुछ नदियाँ, जैसे मान लो यहाँ से सिंधु नदी हो गया, सतलज, झेलम, चिनाव, और यहाँ से ब्यास है, वहाँ की यहाँ से नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, केवल इतनी ही नदियाँ बंगाल की खाड़ी इधर अरब सागर में गिरती हैं। बाकी सारी नदियाँ इधर से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो यह हमें एक बात पता चली कि भारत की लगभग 90% नदियाँ 80 से 90% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उत्तर भारत में जो सिंध क्षेत्र है और ये जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, तो यहाँ से मानसरोवर झील के पास में एक सिनका बाब नाम का जलधारा है। तो यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और ये इस प्रकार से अरब सागर में जाती है। तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में, लद्दाख क्षेत्र में बहती हुई है, पाकिस्तान में चली जाती है। वर्तमान इसका जो क्षेत्र है पाकिस्तान में सर्वाधिक है और यह नदी लगभग 2900 किलोमीटर लंबी है। तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी और इसको इंडस रिवर भी कहा जाता है। अब जो दूसरी नदियां हैं, यहाँ से जो माने ये पंजाब क्षेत्र है, हमें पता है कि भारत में जो क्षेत्र है पंजाब का, तो वह पूर्वी पंजाब कहलाता था जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। और ये वाला एरिया ये पश्चिम पंजाब है जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास में, और ये वाला हिस्सा पूर्वी जो पंजाब है वह भारत के पास है। तो पंजाब जब ये पूरा था तो यहाँ पर 5 नदियाँ बहती थी, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ये इस प्रकार से ब्यास नदी आती थी। और ये पूरी नदियाँ फिर इसमें सिंधु में मिल जाती थी। तो ये 5 नदियाँ, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब क्षेत्र कहा जाता था। हम जानते हैं कि जब 2 नदियों का जिस प्रकार, जैसे मान लो ये एक नदी है, मान लो सतलज है और इसके थोड़ा सा ऊपर से ब्यास आती है, मान लो इधर से नहीं, ये इधर से आती है, मान लो सतलज नदी है और ये ब्यास नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच का जो ये क्षेत्र कहलाता है यह दोआब कहलाता है। और पंजाब क्षेत्र में सर्वाधिक दोआब है क्योंकि 5 नदियाँ यहाँ पर ऑलरेडी बहती हैं। अब वर्तमान में भारत में जो पंजाब क्षेत्र बचा है इसमें केवल सतलज और ब्यास नदियाँ बहती, बाकी पश्चिम क्षेत्र के पंजाब में वर्तमान में 3 नदियाँ और एडवांस में बहती हैं। तो अब जब पूरा पंजाब था ये, तो इसमें 5 नदियाँ बहती थी, इसलिए इस क्षेत्र को पंजाब कहा जाता था। 5 नदियाँ जहाँ पर बहती हैं वहाँ पर पंजाब क्षेत्र। हमने बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा दोआब पंजाब क्षेत्र में
बनाए, मतलब हैं मौजूद। अब जो सिंधु समझौता हुआ था 1960 में पाकिस्तान और भारत के बीच में, ये सिंधु नदी हो गई। यहाँ पर झेलम, चेनाब, राबी, सतलज और ये ब्यास, और ये पूरी नदियाँ जाकर पंजाब में बहती थी। ये यहाँ से नहीं बनाना है, इस प्रकार से बहेगी ये नदियाँ। यहाँ आएगा झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, और ये पूरी नदियाँ फिर यहाँ पर सिंधु नदी में मिल जाएंगी। तो सिंधु नदी समझौता जो हुआ था उसमें 6 नदियाँ कुल मिलाकर मौजूद थीं। 6 नदियाँ उस समय थी, वर्तमान में भी 6 ही नदियाँ हैं। तो इनका जो 3 नदियाँ ऊपर की हैं, जो उत्तर की जो नॉर्थ में जो 3 नदियाँ हैं और साउथ में जो 3 नदियाँ हैं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों का जो 60/60:40 ऐसा अनुपात था कि 1960 के जो सिंधु समझौता हुआ था उसमें बताया गया था कि सिंधु, झेलम और चेनाब जो 3 नदियां हैं, इनका 60% पानी पाकिस्तान उपयोग करेगा और 40% पानी भारत उपयोग करेगा। और जो नीचे की नदियां थीं 3, रावी, सतलज और ब्यास, ये नीचे वाली रावी, सतलज और ब्यास जो 3 नदियां थीं, इनका 40/60, माना 40 करेगा इसका पाकिस्तान प्रयोग और इंडिया करेगा इसका 60%। इस नियम के तहत अभी वर्तमान में ये प्रयोग हो रहे हैं। चूँकि समय समय पर भारत भी दबाव देता रहता है कि मतलब मैं सिंधु नदी के पानी को रोक दूंगा, तो पाकिस्तान भी उस पर दबाव बनाता है कि मैं दूसरी नदी का पानी रोक दूंगा। तो कुल मिलाकर ये वैश्विक बातें हैं, इनको हम उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। यह है, हम सिंधु समझौते को समझ चुके हैं, पंजाब क्षेत्र को समझ चुके हैं। यहाँ पर 5 नदियाँ बहती थीं, सबसे ज़्यादा 2 पंजाब क्षेत्र में हैं। अब जो राजस्थान क्षेत्र है, यहाँ पर एक लूनी नदी बहती है जो कि धरती के ऊपर ही लुप्त हो जाती है, ये कच्छ के रण क्षेत्र में डूब जाती है, तो ये नदी कहलाती है लूनी नदी। और जो गुजरात क्षेत्र में है, यह भी एक विलुप्त टाइप की नदी है, सरस्वती नदी। ये गुजरात क्षेत्र में सरस्वती नदी है। अब हम देखते हैं, राजस्थान का देख लिया हमने, गुजरात का देख लिया। अब जो मध्य प्रदेश में नदियाँ बहती हैं, मध्य प्रदेश की नदियों में सबसे प्रमुख नदी ये चंबल नदी है, यहाँ से है। भारत मध्य प्रदेश का और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है। और ये ऊपर से उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है यहाँ से, और इस प्रकार से यहाँ से गंगा नदी निकलती है ये वाली, और यहीं से यमुना नदी निकलती है। तो ये जो चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। तो हम देखते हैं कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम भी बड़ा विचित्र है। तो गंगा नदी के हम उद्गम को देखते हैं, तो गंगा नदी गोमुख हिमानी से निकलती है, उत्तरकाशी जिले से। और जो यमुना नदी है वह भी थोड़ी उसके आगे से यमुनोत्री बंदरपूंछ नामक स्थान से, वह उत्तरकाशी जिले में, यह भी उत्तरकाशी जिले से ही निकलती है। हमने देखा कि जो ऊपर की जो सिंधु नदी थी, इसकी लगभग लंबाई 2900 किलोमीटर है, और जो गंगा की लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर है, और जो यमुना की लंबाई है 1376 किलोमीटर है। यह लंबाइयाँ जो बताई जा रही हैं, यह लगभग हैं, एग्जैक्ट कोई आज तक नहीं इनको नाप पाया है। तो क्योंकि कभी बरसात में इनकी लंबाई बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, तो इसलिए इसको एग्जैक्ट माना जाता है, मतलब उसके आसपास ही। तो यमुना की जो लंबाई है 1376 किलोमीटर है, और जो चंबल की लंबाई है लगभग 965 किलोमीटर है। तो हमने देखा कि जो मध्य प्रदेश, अभी पहले हमने मध्य प्रदेश की नदियों में चंबल देखी, यहाँ से बेतवा नदी निकलती है, और यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी है जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी से, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है जो कि खंभात की खाड़ी में गिरती है। और जस्ट उसके थोड़ा और ऊपर से अपन देखें तो यह नदी केवल 2 नदियां हैं, जो नर्मदा और ताप्ती नदी, जो बैतूल से, ताप्ती नदी जो कि बैतूल से निकलती है, बैतूल के मुल्ताई से निकलती है, और यह भी खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह 2 नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी सारी नदियां, अधिकांश नदियां भारत की पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो हमने देखा ये नर्मदा नदी हो गई जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है,
और मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है। चंबल नदी हो गई, बेतवा नदी हो गई, और अमरकंटक की पहाड़ी से ही एक सोन नदी निकलती है, जो कि यहाँ पर बिहार में जाकर, इधर बिहार क्षेत्र में जाकर, इधर बिहार में जाकर ये पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। चूँकि गंगा यहाँ से आई है, यमुना भी यहाँ से आई है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, और जो सोन नदी है यह गंगा की सहायक नदी है। और यहीं से जोहिला नदी निकलती है, और थोड़ा सा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा के पास से महानदी निकलती है, जिस पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। अब हमने देखा कि वर्तमान में जो गंगा नदी है, गंगा नदी का उद्गम आखिर किस प्रकार से हुआ है, तो हम उसको समझते हैं। यहाँ पर बद्रीनाथ के पास में एक सतोपथ ग्लेशियर है, यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर है, और सतोपथ ग्लेशियर से के इस तरफ से पश्चिमी क्षेत्र से धौली गंगा निकलती है, और पूर्वी क्षेत्र से विष्णु गंगा निकलती है, और ये जहाँ पर मिलती हैं उस क्षेत्र को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। तो दो धौली गंगा है और विष्णु गंगा, ये धौली गंगा हो गई और ये विष्णु गंगा हो गई। आप लोग इस चीज़ को नोट करते चलना है, जो मैं बोलता जाऊँ उसको आप लिखते जाएं, क्योंकि स्क्रीन पर उतनी जगह नहीं है ताकि हम पूरा लिख सकें। आपको समझना है, लिखना है और अपने माइंड में सेटअप करना है, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम में मार्क्स ना कट पाएँ। हमने देखा यहाँ पर सतोपथ ग्लेशियर से, यहाँ पर से धौली गंगा, और यहाँ पर से विष्णु गंगा, यहाँ विष्णु गंगा, यहाँ से धौली गंगा निकलती है। जब ये जहाँ मिलती है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग कहते हैं। अब ये नदी और आगे बढ़ेगी, विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम बन जाता है अलकनंदा। अब चूँकि मैं अब पूरे मैप पर बना के दिखाऊंगा, अब आप ये नहीं मानना कि ये मध्य प्रदेश का मैं नक्शे पे ले जा रहा हूँ तो यह गंगा नदी अब मध्य प्रदेश से भी जा रही, नहीं, ऐसा नहीं है। नक्शे पे हम दिखा रहे हैं आपको, तो जो, या फिर हम इसको नीचे वाले में पर नहीं, इसी में देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जी अलकनंदा आगे जाकर यहाँ पर एक कर्णप्रयाग है, और जबकि यहाँ से एक नदी और है, पिंडार नदी आती है, पिंडार नदी आती है, और अलकनंदा दोनों कर्णप्रयाग में जाकर मिलते हैं, कर्णप्रयाग में जाकर मिलते हैं। और यह नदी, चूँकि इन दो नदियों में जो नदी बड़ी होती है उसी नदी के नाम से आगे चलती है, तो यह नदी आगे अलकनंदा के ही रूप में आगे बढ़ती है, और यहाँ पर रुद्रप्रयाग मिलता है। ये प्रयागों से रिलेटेड प्रश्न कई परीक्षाओं में आया है, विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग। ये हम अभी बताएंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो वहाँ का क्या नाम रहता है। अब रुद्रप्रयाग के जस्ट थोड़ा सा पहले एक मंदाकिनी नदी आकर यहाँ से मिलती है पश्चिम से, और यह रुद्रप्रयाग में जाकर मिल जाती है। अब भी इस नदी में अलकनंदा नदी ही सबसे बड़ी थी, तो यह अलकनंदा नदी ही इसका नाम चलेगा। और यह नदी आगे जाकर देवप्रयाग पहुँचते पहुँचते, देवप्रयाग में जब जाएगी तो इसके पहले यहाँ से देवप्रयाग में ही उत्तर काशी, यहाँ से एक गोमुख हिमानी है, तो ये गोमुख हिमानी के यहाँ से, उत्तर काशी के यहाँ से गोमुख हिमानी से निकलकर एक गंगोत्री ग्लेशियर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। और ये भागीरथी नदी, जिस पर सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, टेहरी बांध बनाया गया है, जिसका ऊंचाई 255 मीटर है। जो कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है, उसकी जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो 225 मीटर है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सबसे ऊंचा बांध बनाया है टेहरी बांध पर, जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है, गंगा पर नहीं बना है, आपको ध्यान रखना है। यह टेहरी बांध पर बनाया गया है, टेहरी बांध जो बनाया गया है वह भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अब भागीरथी जब नदी आगे बढ़ती है, जब देवप्रयाग में पहुंचती है, तो अब यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है, और फिर पहाड़ों से ये गंगा नदी उतरकर मैदानों में आ जाती है और बहुत ही उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के जो मैदान है वह बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हैं, और जलोढ़ मृदा इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर आती है, तो जो जलोढ़ कांप लाती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है। तो हमने आज समझा कि जो गंगा नदी है, एक बार फिर से हम उसको पुनः देखते हैं। सतोपथ ग्लेशियर से निकलेगी, यहाँ से धौली गंगा, यहाँ से विष्णु गंगा,
और बीच में मिलेंगी तो बनेगा विष्णु प्रयाग, और विष्णु प्रयाग से ये अलकनंदा के रूप में आगे जाएगी। यहाँ से पिंडार नदी आएगी और पिंडार नदी और अलकनंदा कर्णप्रयाग में जाकर मिलती हैं, और कर्णप्रयाग से यह अलकनंदा के रूप में ही आगे बढ़ती है और पहुँचेगी रुद्रप्रयाग के पास में। और जब रुद्रप्रयाग के जरा से पहले यह मंदाकिनी नदी आकर इसमें मिल जाती है। ये नदी और आगे अलकनंदा के ही रूप में आगे बढ़ती है। तो इसमें यहाँ पर उत्तरकाशी ज़िले से गौमुख हिमानी से गंगोत्री जो यहाँ पर ग्लेशियर है वहाँ से भागीरथी निकल कर आती है नदी, जिसमें यहाँ पर एक भिलांगना नदी मिलती है। तो यहाँ पर एक टेहरी बांध बनाया गया है, और टेहरी बांध की जो ऊंचाई है 255 मीटर है, और यहाँ पर ये देवप्रयाग है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि विष्णु जी हैं, विष्णु जी तब तक देव नहीं बनेंगे जब तक वो कर्ण नहीं पहनेंगे और जब तक रुद्र की जो माला नहीं धारण कर लेंगे। एक याद करने का तरीका है, मेरे गुरु ने भी इसी प्रकार से मुझे समझाया था। तो जो विष्णु प्रयाग है ये रुद्र प्रयाग हो गया, और अभी देव बन गए हैं। विष्णु जी कर्ण पहनकर, कुंडल पहनकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर अब देव बन चुके हैं, और यहीं से देवगंगा बन गई है। पुराणों में यह बताया गया कि गंगा नदी का उद्गम, गंगा नदी को जो स्वर्गलोक से भागीरथ जी लाए थे, राजा सागर के पुत्र थे, और उनके हजारों पुत्रों को उद्धार करने के लिए गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाया गया था। अब इसके बारे में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कहा गया है पुराणों में। तो हमने देखा कि कौन सी नदी कितनी लंबी, हमने देखा था जो सिंधु नदी निकली है यहाँ से लगभग 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और जो यमुना गंगा जो नदी है यह लगभग 2525 किलोमीटर, और जो यमुना नदी है उसकी लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में प्रमुख रूप से ये बेतवा नदी भी है इसमें, और ये चंबल नदी भी है इसमें। और चंबल नदी की जो लंबाई हमने बता दिया है 965 किलोमीटर लगभग है। और जो नर्मदा नदी यहाँ से अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल पर्वत श्रेणी के यहाँ से निकलती है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, और जो कि एमपी में इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। और जो नीचे से ताप्ती नदी निकलती है ये मुल्ताई, बैतूल के मुल्ताई ज़िले से, मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के मुल्ताई क्षेत्र गांव से निकलती है, और यह भी अरब सागर में जाकर खंभात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। और यहाँ से सोन नदी निकलती है जो कि यहाँ से पटना के पास जाकर गंगा नदी में यहाँ से मिल जाती है। तो हमने गंगा नदी का इतिहास समझा पूरा, एक एक से आपको समझ में आता जा रहा होगा। तो आप लिखें इसको। हरिद्वार में जो देवभूमि कहलाती है, हरिद्वार में 5 प्रयाग हैं, हमने पहले बताया। सबसे पहले विष्णु जी रहेंगे, कर्ण पहनेंगे, रुद्र बनेंगे, रुद्र की माला का पहनेंगे, और उसके बाद में वो देव बन जाएंगे। इसके बाद में आगे और चलकर नंद प्रयाग भी बनता। तो कुल मिलाकर हरिद्वार उत्तराखंड क्षेत्र में 5 हमने देखे कि उत्तराखंड क्षेत्र में 5 प्रकार के प्रयाग हैं। विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और नंद प्रयाग। हमने बताया था कि जो टेहरी बांध बना है यहाँ पर, टेहरी बांध की जो लंबाई हमने बताई थी 255 मीटर है, और यह एक प्रकार का गुरुत्वीय बांध है। हमने यह बताया कि जो यमुनोत्री है उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले से, यमुनोत्री ये बंदरपूंछ से निकलती है, और इसमें आगे जाकर यह गंगा की सहायक नदी के रूप में बन जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो नदियाँ और हैं, अब हम देखते हैं थोड़ा सा पूर्व में चलते हैं। तो पूर्व में जो नदी प्रमुख रूप से यहाँ से मानसरोवर झील है, तो मानसरोवर झील के पास में चेमायोंगडुंग ग्लेशियर है एक, चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और इसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, सांगपो नदी कहा जाता है इसको, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत क्षेत्र में। तो हमने देखा कि जब ये नदी इधर से ऐसी आती है, अरुणाचल प्रदेश से घुसती हुई ये असम क्षेत्र में प्रवेश करती है, और फिर इधर से इस प्रकार से इसकी 2 भाग यहाँ पर बन जाते हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर यह बंगाल क्षेत्र में ये हुगली के नाम से जानी जाती है,
और यहाँ से यहाँ पर ये पद्मा कहलाती है। पश्चिम जो बांग्लादेश क्षेत्र में पद्मा कहलाती है, और इधर से गंगा नदी आती है। तो यहाँ से ये नदी फिर थोड़ा थोड़ा बट जाती है अपनी छोटी छोटी वितरिकाओं में, और पश्चिम बंगाल में एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण यहाँ पर करती है। ब्रह्मपुत्र गंगा नदी दोनों मिलकर। अब एक नदी यहाँ पर देखते हैं हम, हुगली देख ली हमने, पद्मा देख ली, और यहाँ पर स्वर्णरेखा नदी भी इस क्षेत्र में बहती है। अब हम इस जगह पर देखते हैं थोड़ा सा पूर्वी क्षेत्र में। तो पूर्वी क्षेत्र में महानदी है, जो कि उड़ीसा क्षेत्र में बहती है। उड़ीसा क्षेत्र में महानदी बहती है। लगभग इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है, और महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध बनाया गया है। कुछ किताबों में जो भाखड़ा नागल बांध है उसको बड़ा बांध बताया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा बांध है भारत का वह हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी पर बनाया गया है। पहले ये नदी बहुत ही तीव्र प्रहार करने वाली थी, जो कि अगल बगल के क्षेत्रों को बहा ले जाती थी। ठीक इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बिहार क्षेत्र में यहाँ से गोमती हो गई, घग्घर, गंडक और एक कोसी, जो कि बिहार का क्षेत्र है। नेपाल की तराई वाले क्षेत्र में पानी वैसे ही रहता है यहाँ पर, और यहाँ की नदियाँ हैं बहुत तीव्र धार, इनमें तीव्र तेज बहाव होता है। इसलिए जो कोसी नदी है बिहार का, उसको आज भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपना मार्ग कभी भी बदल लेती है। तो बहुत ही जल्दी यह नदी अपना मार्ग बदलती है। तो कुल मिलाकर कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और महानदी को यहाँ उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। हमने यहाँ पर बताया कि जो ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से बहती है इस जगह से, तो ब्रह्मपुत्र नदी जब ऊपर से बहती है तो ये इसका रास्ता इस प्रकार से है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से निकलती हुई ऐसे आती है, तो इसमें यहाँ पर सियांग नदी मिलती है इसमें, और यहाँ से लोनित नदी भी मिलती है। हमने ये बताया था अभी आपको कुछ समय पहले कि जो बिहार क्षेत्र है, बिहार क्षेत्र में कुछ नदियाँ हैं। जैसे मान लो यहाँ से बिहार क्षेत्र में यहाँ पर गोमती, यहाँ घग्घर, जैसे सरयू नदी कहा जाता था, भगवान श्री रामचंद्र जी इस नदी में नहाए हैं। और यहाँ से गंडक, और यह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कि कोसी नदी थी। कोसी नदी जो है, कोसी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलती है, और बरसात के मौसम में तो यह कब कहाँ से निकल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। और जो बंगाल क्षेत्र में जब नदी गंगा यहाँ से आती है इस प्रकार से, चूँकि बिहार क्षेत्र का जो ढाल है वह है ऊपर से इस प्रकार से और नीचे से इस प्रकार से। जैसे सोन नदी यहाँ से आती है तो इसका ढाल भी बहुत तीव्र है, और ऊपर चूँकि ये हिमालय पर्वत की नदियाँ हैं, सदा नीरा, इनका लगातार पानी की क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बिहार का ये बीच वाला क्षेत्र है, ये लगभग अंदर की तरफ झुका हुआ है, और जो ऊपर का क्षेत्र है ढाल वाला है। तो सारी नदियाँ इस प्रकार से गिरती हैं। तो जब पटना के पास में ये सोन नदी आकर बिहार में मिल जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो सोन नदी है इसमें स्वर्ण वगैरह के जो कण हैं, और कुछ लोग यहाँ पर स्वर्ण रेखा नदी जो बहती है उसमें भी बताते हैं कि उसमें कुछ कुछ स्वर्ण की मात्राएं पाई जाती हैं। तो अब हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि दक्षिण भारत की नदियों में एक महान गोदावरी नदी है। हमने उड़ीसा में देखा, उड़ीसा में एक नदी है महानदी है उड़ीसा में, और इस नदी पर सबसे बड़ा बांध भारत का जो कि है क्या बोलते हैं उसको, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। कुछ लोग बताते हैं कि जो भाखड़ा नागल बांध है वह सबसे बड़ा बांध है, लेकिन नहीं, महानदी पर बनाया गया बांध हीराकुंड, चूँकि हमें पता है कि वही नदी बड़ा बांध बनाएगी जो महान होगी। तो जो महानदी है वह महान नदी है, ऐसा याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं। तो महानदी जो है वह हीराकुंड बांध सबसे बड़ा बांध बनाती है। पश्चिम बंगाल में जो इधर इसे बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता था, और यहाँ पर महानदी को उड़ीसा क्षेत्र का शोक कहा जाता था। हालांकि अब इन पर बांध जब बनाए गए हैं तो बांध बनाने से बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं चालू हुई हैं, तो उनसे सिंचाई भी हो रही है,
बिजली निर्माण भी हो रहा है और यह बहुत ही उपयोगी अपना रोल अदा कर रही हैं। अब हम दक्षिण भारत की नदियों में, जो कि ये पठारी क्षेत्र से बीच का जो हिस्सा है, उत्तर भारत में जो है वो हिमालय पर्वत की नदियाँ कहलाती हैं और यह पठारी क्षेत्र की नदियाँ कहलाती हैं। लगभग ये क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो, वह क्षेत्र प्रायद्वीप कहलाता। तो हमारे इधर पूर्व बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है, तो ये इसलिए इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। मेरी वीडियोज़ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो एकदम यूनिक होंगी और आप यदि उनको वास्तव में नोट करते जाएंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत ही तरीके से दिमाग में छपता जाएगा। हमने मध्य प्रदेश में बताया था कि नर्मदा नदी हो गई, सोन नदी, जोहिला नदी और यहाँ से महानदी निकलती है। 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है नर्मदा जी की और मध्य प्रदेश की यह एक पावनी नदी है। और हम ऐसा माना जाता है कि गंगा यदि श्रेष्ठ नदी है तो नर्मदा ज्येष्ठ नदी है। नर्मदा जी का पानी इतना स्वच्छ है, मैंने नज़दीक से देखा है इसको, कि बिल्कुल कांच की तरह दिखता है पानी। यदि ये नीचे सिक्का डला हो तो वह स्पष्ट दिख जाता है। और नर्मदा नदी में जो जबलपुर में भेड़ा घाट बनाया गया है, लगभग 15 मीटर के आसपास इसकी जो ऊंचाई है, बहुत ही दर्शनीय स्थल है। यदि कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर भेड़ा घाट जाएँ, वहाँ पर बंदर कूंदनी वगैरह और देखने लायक स्थल है वहाँ पर। दक्षिण भारत की नदियों में महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये गोदावरी नदी हो जाएगी। यह गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह वृद्ध गंगा भी इसे गोदावरी को कहा जाता है। महाराष्ट्र में एक छोटी सी नदी भीमा है और इसके जस्ट नीचे कृष्णा नदी है। जो गोदावरी नदी है यह पश्चिमी घाट कहलाता है जी, ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, पश्चिमी घाट वाले क्षेत्र में ये एकदम लगभग सीधा है और ये पूर्वी घाट वाला क्षेत्र है जो लगभग कटाफटा क्षेत्र है। हमने यहाँ पहले बताया था कि पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है कलसूबाई है और दूसरे नंबर पर है जी महाबलेश्वर। तो कई परीक्षाओं में महाबलेश्वर ही दिया जाता है, तो उसमें महाबलेश्वर लिखाया जाता है प्रश्न के उत्तर में। और जो पूर्वी घाट है इसमें सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी की पर्वत है और ये नीलगिरी पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी के जस्ट नीचे अन्नामलाई की पहाड़ी है और यहाँ पर कार्डमम पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी। तो कार्डमम पहाड़ी जो है उसमें दोदा बेट्टा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटियों में दूसरे नंबर पर है और एनाईमुडी जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियों में है, यह प्रथम नंबर पर दक्षिण भारत की ऊंची चोटियों में प्रमुखता से है। तो हम देखेंगे कि जो नदियां हैं, इन नदियों में जो कावेरी नदी है, कृष्णा नदी तो हमने देख लिया यहाँ से, गोदावरी नदी यहाँ से देखा है, भीमा यहाँ से, ये गोदावरी हो गई, ये भीमा और ये कृष्णा। और कावेरी नदी जो जल विवाद है, यह कर्नाटक और कावेरी जो नदी जल विवाद है, यह कृष्णा नदी जो कावेरी नदी कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में है। और जो दक्षिण भारत में जो केरल है, यहाँ पर पेरियार नदी बहती है। तो मित्रों, आज हमने आपको भारत की नदियों के बारे में बताया। तो ये नदियाँ आपको इतनी महत्वपूर्ण हैं कि कई बार यदि आपने इनको अच्छे से ना सीखा तो ये नदियाँ डुबा भी सकती हैं आपको। तो इसमें इनके बहाव में ना डूबें और इनको सीखें अच्छे से। और कुल मिलाकर हमारी यह शुभेच्छा है कि आप किसी भी एग्ज़ाम को दें और उसमें हमारे इन चैप्टर्स से मैक्सिमम नंबर प्राप्त करके आप सफलता की सीढ़ियों तक पहुँचें। क्योंकि मैंने अब तक करीब 10-12 वीडियो बनाए हैं जिसमें विश्व मानचित्र के और भारत के मानचित्र के भी शामिल हैं। तो इन सब से जो भी चैप्टर बनाया है, 1 से 2 प्रश्न हर चैप्टर से आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। अगर कोई 100 नंबर का एग्ज़ाम्स है तो उसमें भारत और विश्व दोनों के मानचित्र से मिलाकर कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप मैप को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके हाथ में मार्क्स हैं। मैं भी जॉब में हूँ और वर्तमान में काम कर रहा हूँ, तो मैंने भी तभी सफलता पाई थी जब मैं मैप में सिद्धस्त हो गया था। मैप जब तक मेरे पे नहीं आता था, वास्तव में मैं उस समय तक एग्ज़ाम्स नहीं निकाल पाया था अच्छे से। हर बार कभी 2 मार्क्स से, कभी 4 मार्क्स से लगभग रह जाता था। तो जब मेरे जो गुरु जिससे मैंने सीखा है, उन्होंने बताया कि मैप के बिना आप जीएस नहीं सीख सकते हैं,
तो मैप आपको बहुत ही ज़रूरी है। अतः हमारी यह शुभेच्छा आप सभी के साथ है कि आप मैप अच्छे से सीखें, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी सफल हों। धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।